नमस्कार दोस्तों, कुछ नया सीखे में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जो कि बीएफ स्किनर ने दिया था। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारी वीडियो को, टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, तो पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो की नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक के अन्य नाम हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रियात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, रिक्त उपागम सिद्धांत, नैमिक उपागम सिद्धांत। ये सारे ही सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हैं। इसका एक और नाम है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। बीएफ स्किनर, जो कि एक बिहेवियरिस्ट थे, उन्होंने ये अपना सिद्धांत किया था चूहे पर, एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पर। तो उन्होंने इस जो भी एक्सपेरिमेंट था उसकी हम अभी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता लगाया था कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्रिया के उपरांत कोई भी उद्दीपन प्राप्त हो जाता है, तो वो उस कार्य को बड़ी तत्परता से करने लगता है। ये देखिए, एक साइकोलॉजी वाली टर्म थी। मैं इसे थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि किसी भी क्रिया को करने के उपरांत, यानी कि किसी भी काम को करने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी उद्दीपन प्राप्त हो जाता है, यानी कि कोई भी उसे अगर कोई गिफ्ट दे दिया जाता है, कोई भी उसे स्टिमुलेट करने के लिए कुछ भी ऐसी चीज दी जाती है, तो वो उस क्रिया को, मतलब जो क्रिया उसने कर रही है, उस क्रिया को पुनः करने के लिए बहुत अच्छे से प्रयत्नशील हो जाता है। उसे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे किसी भी, अगर हम बात करते हैं किसी भी बच्चे की, तो जैसे उसने एग्जाम दिया और एग्जाम में उसके ए आता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसे कोई भी अच्छी चीज दिला देते हैं, ताकि वो आगे से ये जो अपना बिहेवियर है वो उसे और अच्छे से करता रहे। इस सिद्धांत के माध्यम से स्किनर ने सीखने की सुनियंत्रित परिस्थितियों के सृजन पर बल दिया है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति सीखना चाहता है और उसे अगर उसकी परिस्थितियों को, यानी कि उसके एनवायरनमेंट को अगर कंडीशन कर दिया जाए, तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाता है। तो अगर हम देखा जाए तो ये सारा जो उसका सिद्धांत है, सिद्धांत के उसके दो ही पॉइंट निकल के आते हैं सामने, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। इन दोनों पॉइंट के आने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रयोग बता देती हूँ। प्रयोग क्या था? प्रयोग ये था कि स्किनर ने एक बॉक्स लिया। बॉक्स के गेट को उसने एक लीवर से कनेक्ट कर दिया। उस लीवर पर जब भी ये लीवर दबता था, तो ये जो उसका गेट था वो ओपन हो जाता था और इस बॉक्स के अंदर मछली के मांस का टुकड़ा आ जाता था। ठीक है। तो उसने क्या किया, जब भी अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करा, चूहे को इस तरीके से अंदर डाला, इस गेट के थ्रू अंदर इस बॉक्स में डाला कि उसका पैर जो है ऑटोमेटिकली लीवर पर पड़ा। तो लीवर पर जब पड़ा तो खटक की आवाज के साथ ही मछली के मांस का टुकड़ा उस बॉक्स के अंदर आ गया और उस चूहे को ये मछली के मांस का टुकड़ा मिल गया। जब बार बार उसने ये वाली जो एक्सपेरिमेंट है उसे रिपीट करा, तो उसने ये देखा कि चूहे ने, एक टाइम ऐसा आया कि चूहे ने स्वतः ही, अपने आप ही ये लीवर का बटन जो है वो दबाना शुरू कर दिया, ताकि उसे मछली के मांस का टुकड़ा मिल जाए। ये इसका एक्सपेरिमेंट था चूहे का। यानी कि उसने देखा कि उसने परिस्थितियों को नियंत्रित कर दिया है कि लीवर पर पैर दबेगा तो मछली के मांस का टुकड़ा आएगा। तो चूहा भी ये जो कंडीशन थी उसके थ्रू ये जान गया था कि मछली के मांस का टुकड़ा तभी आएगा जब हम लीवर पर पैर रखेंगे। यानी कि ये जो है पहले रेस्पॉन्स देगा, यानी कि पहले उसे पैर दबाना है, ये खटक की आवाज के साथ ही ये पैर अपना लीवर पर दबाना है, तभी उसे मछली के मांस का टुकड़ा मिलेगा। पहले रेस्पॉन्स आया, बाद में स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या हुआ यहाँ पे? स्टिमुलस हुआ मछली के मांस का टुकड़ा। इसलिए इसे जो है आरएस थ्योरी भी कहते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स। बाकी जो थ्योरी जो मैंने प्रीवियसली आपको पढ़ाई थी, पावलोव और थैंडॉइड की थ्योरी, वो एसआर है, यानी कि पहले स्टिमुलस बाद में रेस्पॉन्स। ठीक है, ये इसका एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ कि इसके एक्सपेरिमेंट पे, मैं इसे बता देती हूँ एक बार, निष्कर्ष क्या निकला। सारा इसके एक्सपेरिमेंट का सार दो चीजों पर बेस था। एक,
पुनर्बलन, पुनर्बलन पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। रीइंफोर्समेंट बोलते हैं जिसे हम। एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, दंड। रीइंफोर्समेंट यानी कि कोई भी ऐसा उद्दीपन, किसी भी कार्य को करने के बाद कोई भी ऐसा उद्दीपन व्यक्ति को दे देना जो उसे उस कार्य को करने के लिए उत्तेजित करे, प्रेरित करे, तो उसे हम कहेंगे रीइंफोर्समेंट। ठीक है। अब दो टाइप के, कोई भी चीज ऐसी देनी, दो टाइप के रीइंफोर्समेंट थे। कोई भी ऐसा उद्दीपन, स्टिमुलस, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, मैंने आपको बताया कोई भी ऐसी चीज देना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है बच्चे को कोई भी ऐसी चीज देना जो वो लेना चाहता है। सपोज उसने क्या करा, एग्जाम्स में बहुत हाईएस्ट मार्क्स लाया, तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि बच्चा नेक्स्ट एग्जाम में भी हाईएस्ट मार्क्स लाए। तो ये करने के लिए आजकल बच्चे क्या करते हैं, अगर तुम भाई हाईएस्ट मार्क्स लाते हो, पहले एग्जाम में क्लास 3rd में वो हाईएस्ट मार्क्स लाया, तो उसे क्या करा, साइकिल दिला दी। अब साइकिल दिला दी तो बच्चा जो है बड़ा खुश हो गया। बच्चा क्या करेगा, साइकिल सपोज दे दी उसे, तो बच्चा क्या करेगा अब कि वो दोबारा से यही अपनी कुछ चीज की रिक्वायरमेंट अगर होगी तो वो करने के लिए जो बच्चा है दोबारा से उस काम को बड़ी तत्परता से करना शुरू कर देगा। ये था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब आता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि सपोज कोई भी बच्चा पढ़ रहा है लेकिन पढ़ने की वो पढ़ नहीं रहा है, लेकिन पढ़ने की वो मतलब कोशिश कर रहा है, सब दिखावा कर रहा है बच्चा जो है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बार बार मतलब बच्चा जो है अपने टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं ला रहा, तो जो भी साइकिल पेरेंट्स ने उसे दी थी वो उसे वापस ले लेंगे। यानी कि उससे कोई भी ऐसी चीज वापस ले लेनी, वापस लेना जो वो देना नहीं चाहता। उसे कहते हैं साइकिल तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम एग्जाम्स में अच्छी मार्क्स लाओगे। देखो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था कोई भी ऐसी चीज देनी जो वो लेना चाहता है। ऐसी चीज देनी। ये था आपका नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पनिशमेंट। पनिशमेंट यानी कि दंड। सपोज ये दंड जब दिया जाता है जब आप किसी भी बुरे व्यवहार की दोबारा रिपीट होने से रोकने के लिए। देखिए रीइंफोर्समेंट क्या था, अच्छे व्यवहार को दोबारा से करवाने के लिए, और पनिशमेंट है बुरे व्यवहार को दोबारा होने से रोकने के लिए। बुरे व्यवहार का रिपीटिशन ना हो। तो जो भी काम हम करेंगे उसके लिए वो हमारा कहलाएगा पनिशमेंट, दंड देना। सब इसके भी दो टर्म्स हैं, देखिए एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव पनिशमेंट होती है ऐसी कोई भी चीज उस बच्चे को देना, कोई भी चीज देना जो वो लेना नहीं चाहता। तो क्या होगा ऐसा चीज, सपोज होगा चाटा। अगर उसने कोई भी ऐसा काम किया तो आप दंड स्वरूप में उसे एक चाटा दे देंगे। वो लेना नहीं चाहता है लेकिन आप उसे पनिशमेंट देंगे कि ताकि वो आगे से ये काम ना करे, या फिर आप उससे क्या करेंगे, हार्ड ज्यादा काम दे देंगे उसे
कि अगर आप ये नहीं, या फिर वो ऐसा काम दे देंगे जो वो करना ही नहीं चाहता। तो ये सब क्या है, उसके लिए पनिशमेंट है। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट होती है कोई भी ऐसी चीज उससे ले लेना, वापस ले लेना, वापस ले लेना जो वो देना नहीं चाहता। कोई भी उसकी प्यारी चीज उससे छीन लेना। देखिए इसमें पुनर्बलन में और पनिशमेंट में दोनों ही सेम लगते हैं, लेकिन ये जो है ये टेम्परेली वापस लेना है। एक बार उससे वापस लिया और जब वो काम को अच्छे से कर लेगा तो उसे वो चीज हम दे देंगे। पहले हम उससे छीन लेंगे और जब वो चीज, वो जो पर्टिकुलर एक काम है वो कर लेगा, उसे कंप्लीट कर लेगा, तो उसे वो चीज वापस मिल जाएगी। शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं हम इसे, शॉर्ट टाइम के लिए। ये जो है पनिशमेंट जो है हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए देंगे, यानी कि साइकिल उसे पूरे साल के लिए छीन लेंगे कि साइकिल तुम्हें जब भी मिलेगी जब तुम नेक्स्ट क्लास में अच्छा काम करोगे, या सॉरी नेक्स्ट क्लास में ये काम नहीं करोगे। तो ये दो टर्म होती है, पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। देखिए इस पनिशमेंट में कोई भी चीज हम उसे देते हैं तो इसे हम प्रेजेंटेशन पनिशमेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंटेशन पनिशमेंट। और इससे हम कोई भी चीज वापस लेते हैं तो इसे हम रिमूवल पनिशमेंट भी बोलते हैं। ये जो ये था बीएफ स्किनर का, उन्होंने जो है काम किया था लॉ ऑफ इफेक्ट पर, लॉ ऑफ इफेक्ट पर ही काम किया था, जो कि थॉर्नडाइक का थर्ड लॉ था, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। थर्ड लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसके करने के बाद उसका हम पर प्रभाव क्या पड़ता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हम आगे से वो काम कितनी तत्परता से करेंगे या नहीं करेंगे। अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो हम उसे अच्छे से करेंगे, और अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो हम उस काम को नहीं करेंगे और उस काम को स्वतः ही भूल जाएंगे। ये था इसका लॉ ऑफ इफेक्ट। तो देखिए इस इफेक्ट के बेस पर दो टर्म आई, इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट। अब उसने जैसे जैसे आगे काम किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स करे, तो ये देखा गया कि जो पनिशमेंट है वो इफेक्टिव नहीं है किसी भी ऐसे काम को, बुरे व्यवहार को दोबारा होने से रोकने के लिए, लेकिन रीइंफोर्समेंट इफेक्टिव था। तो पनिशमेंट जो है इफेक्टिव नहीं होती है और रीइंफोर्समेंट इफेक्टिव होता है। पनिशमेंट बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट देता है बच्चे के ऊपर, वो इस काम को और भी गुस्सा हो जाता है, नहीं करना तो नहीं करना। बहुत सारी ऐसी चीजें देखी गई हैं, और क्रोधित होता है बच्चे पर, इसलिए पनिशमेंट को इफेक्टिव नहीं माना जाता है। अब आगे उन्होंने क्या किया, रीइंफोर्समेंट को फर्दर स्टडी किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि पनिशमेंट के कंपैरिजन में रीइंफोर्समेंट जो है इफेक्टिव है। पनिशमेंट इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज्यादा क्या मतलब वो नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है। इसलिए इन्होंने देखा कि रीइंफोर्समेंट ही किसी कार्य को करने के लिए आगे बच्चे को प्रभावित करती है, मतलब रीइंफोर्समेंट जो है। तो इसको उन्होंने आगे फर्दर स्टडी किया, तो उन्होंने हमें दिया शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या था, उन्होंने बताया कि रीइंफोर्समेंट कब कब देना है, कैसे देना है और कितनी बार देना है। मतलब इन्होंने इन सब चीजों को स्टडी करा। स्टडी करके उन्होंने ये शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट दिया। देखिए इसके दो टाइप दिए उन्होंने, कंटिन्यूअस और पार्शियल। कंटिन्यूअस क्या था कि किसी भी रीइंफोर्समेंट को जैसे जैसे बच्चा अच्छा काम करता रहे, बार बार उसे ये वाली चीज, कुछ भी चीज दी जाए, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस, हर बार देना। और पार्शियल मीन्स कभी कभी देना। कंपैरिजन टू कंटिन्यूअस, पार्शियल ज्यादा इफेक्टिव था, ज्यादा अच्छा था। अगर हम बात करते हैं किसी भी कार्य को स्टार्ट अगर हमें करवाना है, जैसे कि हमें स्टडी पे बच्चे का फोकस करवाना है कि बच्चे को हमें बार बार वो बच्चा अच्छे से अपनी स्टडी करे, तो मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट को स्टडी करे, तो उस सब्जेक्ट को वो अगर थोड़ा सा याद करता है तो उसे एक चॉकलेट दे दी जाती है। तो वो क्या करता है, हर बार चॉकलेट देने के लिए, स्टडी करने के लिए, चलो भाई, उसे पसंद नहीं है वो सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी वो चॉकलेट के लालच में उस सब्जेक्ट को
पढ़ेगा, और जैसे जैसे वो पढ़ेगा तो उसे हैबिट इंक्रीज होती जाएगी और वो इस तरीके से उस सब्जेक्ट्स में अच्छा हो जाएगा। तो अगर किसी भी चीज को हमें स्टार्ट करवाना है तो स्टार्ट करने के बेसिस पे तो कंटिन्यूअस अच्छा है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करते हैं, लॉन्ग टाइम में हमारा पार्शियल ही अच्छा है। कभी कभी इसके इफेक्ट जो है लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छे आते हैं। स्टार्ट करने तक तो ठीक है, लेकिन जब बार बार बच्चे को लगेगा ओहो अब की बार फिर हमें चॉकलेट मिलेगी, अब की बार फिर मुझे चॉकलेट मिलेगी, तो वो एक टाइम पे आके जो है वो पर्टिकुलर काम को इतने अच्छे से नहीं करेगा जितना वो स्टार्टिंग में करता था वो पर्टिकुलर चीज के लिए। अब देखिए ये दो चीज हो गई। देखिए इन्हें अब आगे फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन टाइम। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो वो था इंटरवल, यानी कि कैटेगरी बेस्ड ऑन टाइम इंटरवल या सिर्फ इंटरवल, और कैटेगरी बेस्ड ऑन रेशो। अब इन्हें फर्दर दो चीजों में डिवाइड किया गया है, एक फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल, इन चारों चीजों को मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइम इंटरवल है बच्चे को कितने टाइम बाद देना है, या हर टाइम जितना भी टाइम लिमिट है वो देंगे। जैसे कि ए बच्चे ने एग्जाम क्लियर करा, कोई भी क्लास में जो भी बच्चा टॉप आया, सपोज ए बच्चा टॉप आया, उसे आपने तभी रीइंफोर्समेंट के तौर पर एक चॉकलेट दे दी। फिर नेक्स्ट क्लास टेस्ट में बी बच्चा ने टॉप किया तो आपने उसे चॉकलेट दे दी। नेक्स्ट टाइम सी बच्चे ने टॉप किया तो आपने चॉकलेट दे दी। यानी कि आप हर बार दे रहे हैं, जब भी कोई बच्चा टॉप करता है उसे आप एक चॉकलेट दे देते हैं, तो उसे हम कहेंगे फिक्स्ड टाइम इंटरवल। यानी कि हर बार हम दे रहे हैं, फिक्स्ड है वो हमारा, और क्या देना है वो भी फिक्स्ड है। फिक्स्ड टाइम इंटरवल ये जो है रीइंफोर्समेंट का सबसे बेकार तरीका है। बेकार इसलिए है कि बच्चे को एक टाइम के बाद आकर ये पता चल जाएगा कि हमें कोई भी बच्चा टॉप करता है उसे तो सिर्फ यही चीज मिलती है, तो वो बच्चे को ज्यादा दिनों तक या ज्यादा टाइम के बेस पर अगर हम देखें ज्यादा बार तक बच्चे को उत्साहित नहीं रख पाती, इसलिए इसे सबसे बेकार माना गया है। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब सपोज ए बच्चे ने एग्जाम को क्लियर करा, आपने तब उसे एक चॉकलेट दे दी। बी बच्चे ने दोबारा किया, दूसरे वाले जो टेस्ट था उसे जिस भी बच्चे ने टॉप किया उसे सपोज नहीं भी दी। तीसरे बच्चे ने टॉप किया उसे सपोज दे दी। यानी कि कभी आप दे रहे हैं, कभी आप छोड़ रहे हैं, कभी आप दे रहे हैं, कभी आप छोड़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों में क्यूरियोसिटी बनी रहती है, क्या पता हमें इस बार मिल जाए। और ये भी नहीं है कि हमें मतलब एक ही पर्टिकुलर चीज मिले। यानी कि बच्चे जो है समझ नहीं पाएंगे कि कब मिलना है और कब नहीं मिलना है, लेकिन बच्चे के अंदर एक उत्सुकता रहेगी कि हमें जो है क्या पता हम इस बार एग्जाम क्लियर करें तो इस बार हमें मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या है वेरिएबल, ये फिर भी कुछ ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको रेशो। अगर ये बात होती है, मैं बता देती हूँ आपको, एक क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर ऐसे पूछा जाता है कि इन चारों में सबसे बेटर कौन सा है या सबसे बेकार कौन सा है। तो सबसे बेकार कौन सा है, कंटिन्यूअस फिक्स्ड रीइंफोर्समेंट सबसे बेकार है। वो थोड़ा बच्चों को कम वो करता है, स्टार्ट करने में तो ठीक है, लेकिन बाद में ज्यादा दिनों तक बच्चे को वो उत्साहित नहीं रख पाता। अब हम बात करते हैं रेशो की। रेशो का मतलब है कितनी बार दिया जाए, क्या हर बार दिया जाए या हर बार नहीं दिया जाए। अगर हर बार दिया जाए तो वो फिक्स्ड है। ए बच्चे ने क्लियर करा, आपने कुछ चीज दे दी। बी बच्चे ने क्लियर करा, आपने वही पर्टिकुलर अमाउंट की चीज उसे दे दी। ए ने क्लियर करा फिर दे दी, बी ने क्लियर करा फिर दे दी, सी ने क्लियर करा फिर दे दी। यानी कि अगर हर बार हमने फिक्स कर रखा है कि हमें देना ही देना है तो वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और वेरिएबल होगा कि सपोज एक बच्चे ने एक एग्जाम क्लियर करा, आपने उस बार उसको चॉकलेट दी। बी बच्चे ने क्लियर करा तो आपने नहीं दी। आपने इस बार सोच रखा है कि अगर 2 बार कोई बच्चा एग्जाम क्लियर करता है या 3 बार एग्जाम अच्छी परफॉर्मेंस अच्छा देता है तो उसे तब दिया जाए। सपोज फिर दोबारा ए ने क्लियर करा तो अब ये इसके 2 बार हो गया,
तो इस बार इस बच्चे की बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कितनी बार उसने अच्छे परफॉर्मेंस दी है, उसके बेस पर आपने उन्हें कुछ चीज दे दी। फिर क्या हुआ, सी बच्चे ने एग्जाम के अच्छा परफॉर्मेंस दिया, फिर बी बच्चे ने दिया, तो इसने 2 बार दे दी, तो बी बच्चे को इस बार आपको दे देनी है। आपने ये फिक्स किया हुआ, इससे क्या होगा, बच्चे में जो है ये पता नहीं कर पाएंगे बच्चे की इस बार करना है हमें या नहीं करना है, या फिर जो ए बच्चा जो पहले टॉप कर चुका है वो दोबारा भी टॉप करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो बार बार उत्साहित रहेगा कि हमें ये करना है। तो ये था आपका रीइंफोर्समेंट का पूरा आपका शेड्यूल। तो यहीं पर हमारा टॉपिक ये खत्म होता है। मैं आपको मोस्टली चीजें इसमें बता चुकी हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि आप हमारी जो नई वीडियो है आपको मिलती रहे। थैंक यू।